माँ के गांव में रहने के कारण सुमित को बहुत चिंता हुआ करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी अपनी सास के साथ रहना नहीं चाहती थी। इस कारण सुमित अपनी माँ को शहर में लाकर नहीं रख सकता था। अब सुमित की माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण वह ना तो ढंग से घर का काम कर पाती थी और ना ही खाना बनाकर खा पाती थी। आस पड़ोस के लोग उनकी मदद कर दिया करते थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर सुमित की बुआ रहा करती थी, वह ही उनका ख्याल रखती थी। एक दिन जब सुमित की माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, तब उन्होंने अपने बेटे से सुमित को फ़ोन करवाकर कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उन्हें ले जाकर अपने पास इलाज करवाओ। जब यह बात सुमित ने सुनी तो उसकी तो चिंता के मारे जान ही सूखी जा रही थी। सुमित बुझा हुआ साथ चुपचाप सोफे पर आकर पसर गया। आज ऑफिस में इतनी व्यस्त दिनचर्या थी कि दोपहर का खाना भी नहीं कर पाया। उधर सभी का मूड भी खराब था। जब से सुमित की माँ के आने की खबर सुनी है, किरण सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। सुमित असमंजस में था कि क्या करें। माँ 10 दिन से बीमार है। मोहल्ले से शीतल बुआ का फ़ोन आया था कि बेटा भाभी बहुत बीमार हो गई है, साथ ही ले जाओ। यहाँ एक पेट के लिए ढंग से बनाती खाती भी नहीं है, भैया को याद करती रहती हैं। तुम सबके साथ रहेंगी तो ठीक रहेंगी। सुमित के दिल में माँ की सेवा ना कर पाने की एक कसक सी रहती थी। उसे अपनी बदहाली अच्छी तरह से याद थी। पिताजी तो 4 साल के सुमित को छोड़कर गुजर गए थे। माँ का जवानी में विधवा होना, उस समय सुमित माँ की दुविधा को समझ नहीं पाता था, लेकिन आज उस चीज को महसूस कर सकता है। माँ ना जाने कैसे कैसे जतन करके पेट काट काट कर उसे पाला पोसा था। उसकी पढ़ाई के लिए माँ हमेशा से रुपये का इंतजाम करती थी। एक गरीब विधवा के लिए कितना मुश्किल था, यह सब सोचकर सुमित की आंख छलक आई। उधर किरण का गुस्सा जैसे का तैसा था। सुमित उसे समझाने के इरादे से उठा कि किरण गुस्से से भरकर जोर से कहने लगी, अपनी माँ को चाहे जहाँ रखो, मेरा बस का नहीं है उनकी सेवा करना। सुमित कहने लगा, किरण माँ बीमार है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, और कौन है उनका मैं नहीं जानती। किरण ने गुस्से से कहा, देखो किरण, माँ आएगी, यही मेरा फैसला है। तुम्हें सेवा नहीं करनी मत करना, मैं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उनके साथ नहीं रहना। किरण झुंझलाकर बोली, मेरा फैसला अटल है किरण। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम भी तो अपनी माँ से बात करती हो, उन्हें बुलाती हो, तो मेरी माँ से क्या परेशानी है। माँ तो तुम्हें कभी रोकती टोकती भी नहीं है। मेरी माँ से तुलना मत करो, मजदूर की तरह रहती हैं, कोई सलीका तक नहीं है। अब भी समय है, सोच लो, किरण ने कहा। सुमित अपनी आंखों से आंसू छिपाते हुए कहने लगा, सोच लिया, माँ को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। किरण पैर पटकते हुए कमरे में जाकर फोन पर बात करके रोते हुए कहने लगी, माँ मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। सुमित को तो माँ से फुर्सत नहीं है, मुझे यहाँ से बुला लो माँ, और वकील से बात कर लेना, मारपीट और दहेज का केस दर्ज कराना है। बाहर सुमित सोच रहा था, दहेज और मारपीट कौन करता है। सुमित की आंखें भर आईं। आज समय ने उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। किरण ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। सुमित की भूख प्यास सब खो चुकी थी। पता नहीं क्या भविष्य होने वाला था। बसी बसाई गृहस्थी टूट रही थी। किरण के मन में न जाने कौन सी दुश्मनी बन गई थी कि वह माँ का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। सुमित की आंखों के सामने बीता हुआ समय घूम रहा था।
घर में बहुत भीड़ भाड़ थी। आंगन में पिता की लाश रखी थी। छोटे से सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि सब रो क्यों रहे हैं। पिताजी नीचे क्यों लेटे हैं। बार बार माँ से जिद करता कि पापा को उठाओ, मुझे चॉकलेट लेने जाना है। माँ उसकी बातों को सुनकर बहुत रोई जा रही थी। कभी सुमित को सीने से लगा कर रोती, कभी बेसुध हो जाती। जाने कितने ही दिन माँ बेसुध पड़ी रही, किंतु अब नियति को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। धीरे धीरे माँ अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त होने लगी, किंतु उनके भीतर का आनंद, उल्लास, उत्साह सब समाप्त हो गया था। और जो बाकी था वह था अपने पति की धरोहर, उनकी यादें, यानी सुमित को एक बेहतर जिंदगी देना। नाते रिश्तेदारों ने लाख समझाया कि अभी उम्र ही क्या है, सारी उम्र पड़ी है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन माँ के जीवन की बस एक मात्र तपस्या, माँ का प्रेम बस सुमित था। सुमित में ही जीवन के सारे सपने बसे थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट से हैं, लेकिन सुमित के पालन पोषण में बिल्कुल कमी नहीं की है। अपनी माँ का करुणा से भरा चेहरा आंखों में आया। अपनी उम्र की अन्य महिलाओं की अपेक्षा माँ जल्दी ही बूढ़ी देखने लगी थी। ज़्यादा मेहनत और ढंग से ना खाने से उनके चेहरे की रंगत छीन ली थी। कभी लगता माँ की उम्र कितनी कम थी जब पिताजी गुजरे, कितने प्रस्ताव आए होंगे। चाहती तो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती थी, अपने बेरंग जीवन में रंग भर सकती थी। इतने त्याग, इतने संयम का यह फल जानती तो शायद आज माँ इतनी अकेली ना होती। सुमित की आंखें छलक पड़ी। अपनी विवशता पर सुमित अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसका मन जोर जोर से रो रहा था। जैसे तैसे कमी बेशी में माँ बेटे ने समय काटा था। दिन रात मेहनत करके सुमित को सरकारी नौकरी मिली थी। सोचा था संघर्ष के दिन शायद अब बीत गए, अब सुख से रहेंगे, किंतु ईश्वर किसी किसी के भाग्य में सुख लिखना भूल ही जाता है। सुमित जानता था यदि किरण ने दहेज का केस किया तो वह बुरी तरह से फंस जाएगा, और नौकरी जाती वह अलग। लाख अपनी सफाई दे, लेकिन किरण के आंसू उसकी सभी दलीलों पर भारी रहेंगे। किरण पहले भी कई बार उसे केस करने की धमकी दे चुकी थी, तब भी क्या माँ खुश रह पाएगी। उनका नाम तो सबसे पहले लिखवाया जाएगा, चाहे माँ एक शब्द भी ना कहे। अब कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। और सुमित मन ही मन कुछ निश्चय करके किरण का दरवाज़ा खटखटाने लगा। किरण, दरवाज़ा खोलो। अच्छा ठीक है बाबा, माँ हमारे साथ नहीं रहेगी, हम बाहर आओ, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। किरण को तो मनचाही मुराद मिल गई। झट से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अगले दिन मुझे जरा ऑफिस के काम से ही तुरंत जाना होगा। 15 दिन की ऑफिस की ट्रिप है, तुम अकेली बोर हो जाओगी। तुम चाहो तो कुछ प्लान कर लो, या अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहो तो जैसा उचित लगे वैसा करो, देख लो। सुमित नाश्ता करते हुए बिना किसी नाटक के बोला। किरण चौंक कर कहने लगी, अचानक से? अभी फ़ोन आया, अब क्या करें? बॉस का हुक्म है तो जाना ही पड़ेगा मैडम। लेकिन आप कहें तो? सुमित प्यार भरे अंदाज में बोला। नहीं, कोई बात नहीं, मैं मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक जाऊंगी। सुमित अपना बैग उठाए बस पर सवार हो गया। रास्ता लंबा था, कम से कम 2 घंटे का तो था ही। सुमित ने मोबाइल पर नज़र डाली तो 11 बज चुके थे। फरवरी की नरम धूप सुहानी लग रही थी, बिल्कुल माँ के साथ प्रेम भरे स्पर्श जैसी। बस अपने तय रास्ते पर चलने लगी। उसकी सीट पर साथ में एक महिला अपने लगभग 6 साल के बेटे को लेकर बैठी थी। बच्चा लगभग हर 2-3 मिनट में किसी न किसी चीज़ के लिए जिद करता और महिला उसे किसी तरह बहला देती। सुमित उनकी प्यार भरी बातों का चुपचाप आनंद लेते लेते न जाने कब
अपने बचपन की यादों में डूब गया। अब उसे मैं अपनी माँ का चेहरा खिला सा दिख रहा था। माँ, आप मुझसे डरती हो? मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो जब गाल फुलाकर कहता तो माँ उसके भोलेपन पर निहाल हो जाती। वह पड़ोसी के खिलौने देखकर मांगने लगता तो माँ कभी ऐसे ही बहलाती और कभी थोड़ी सी बचत से खिलौने लाकर ऐसे खुश होती जैसे खजाना पा लिया हो। उसे हंसता देख माँ के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ जाता। जब उसने 12वीं कक्षा में विद्यालय में टॉप किया था, तुमने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी थी। माँ को अकेली मैं पिता की तस्वीर से बातें करती और सुमित की पढ़ाई के बारे में बताती। सुमित ने कितनी ही बार माँ को देखा था। मैं मन ही मन सोचता रहता कि पिताजी की तस्वीर क्या माँ की भावनाओं को समझती होगी। सुमित की पलकें भीग चुकी थी। सुमित बचपन से लेकर जवान होने तक माँ के अलग अलग रूप देख रहा था। आज दूर से पीछे मुड़कर देखने में स्वरूप निष्पक्ष नजर आता है। तुतला कर बोलना सुमित और उस पर अपनी ममता और स्नेह लुटाती माँ, गोद में लिटाकर लोरी सुनाती माँ, खिलखिलाकर भागता सुमित और उसके पीछे दौड़ती माँ, देर रात तक पढ़ता सुमित और साथ जागकर कपड़े सिलती माँ, 2 साड़ी में साल निकालती माँ, अभाव और चिंता में धीरे धीरे घुटती और आज असमय ही बूढ़ी होती माँ। किंतु माँ का हर रूप बड़ा ही निराला था। बस के रुकने के साथ ही सुमित यादों की दुनिया से वर्तमान में आ गया। बस अपने स्थान तक पहुंच गई। सुमित बैग लेकर चल पड़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। हल्के हाथ से दरवाज़ा खोलकर सुमित अंदर आ गया। माँ बरामदे में चारपाई पर पड़ी थी। आहट होते ही हल्का सा सिर उठाने की कोशिश की और बोली, कौन है? सुमित को आया देख माँ का मुरझाया चेहरा खिल गया। कितने ही दिनों बाद सुमित से मुलाकात हुई थी माँ से। सुमित माँ को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया और इलाज करवाया। बीमारी से बूढ़ा शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। माँ को देखकर सुमित को याद आया कैसे एक बार जब उसे पीलिया हुआ था तो वह 5 किलोमीटर तक पैदल ही सुमित को गोद में लेकर डॉक्टर के पास गई थी। रास्ते भर माँ की आंखों से आंसू बहते रहे थे। घर लौटते ही शाम हो आई। सुमित एक ढाबे से खाना भी पैक करवा लाया। दोनों माँ बेटे बड़ी देर तक बातें करते रहे। माँ चिंता व्यक्त कर रही थी कि वह उसे झूठ बोलकर सुमित को उसके पास नहीं आना चाहिए था। सुमित और माँ बीते समय की बातें करती रही। आस पड़ोस के लोगों को सुमित के आने की खबर हुई तो अंधेरे मुंह से ही किसी न किसी का आना जाना शुरू हो गया। सभी सलाह देते कि बूढ़ी माँ को अपने साथ ही रखो। खाना बनाना और घर के काम धंधे अब इनके बस की बात नहीं है। सुमित सभी की बात सुनता लेकिन अपना कोई विचार न प्रकट करता। 4 दिन बड़े हंसी खुशी से बीते। रात में सुमित माँ से कहने लगा कि छुट्टी अब खत्म होने वाली है, अब और अधिक यहाँ रहना संभव नहीं है। माँ का भारी मन हो गया। बेबस मन में भावना का तूफान उमड़ने लगा। जी करता था कि बेटे को गोद में छिपाकर आंचल से ढक ले, किंतु सैलाब को अंदर ही दबा लिया। उनकी आंखों से आंसू ही आ गए। हाँ, छुट्टी भी कब तक ली जा सकती है? बड़ी मुश्किल से माँ के मुंह से आवाज़ आई, अपने कपड़े बता दो माँ, कौन से रखने हैं? सुमित ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। माँ सुमित को प्यार से देखने लगी और बोली, मेरे कपड़े क्यों? आप भी साथ ही चलो। मैं अब यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं चल कर क्या करूँगी? मेरा मन भी ना लगेगा वहाँ। माँ ने मन ना लगने में कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी गारंटी रही।
माँ किरण के मन को खूब समझती थी, किंतु बेटे के प्यार को टाल न सकी। सारी रात करवट बदलते बीती। माँ की और सुमित की भी। लगभग 2 बजे थे। सुमित माँ के साथ घर पहुँच चुका था। किरण को भी खबर कर दी कि वह आ गया है। माँ का मन भीतर ही भीतर घबरा रहा था, किंतु सुमित एकदम निश्चिंत और शांत था। अपने और माँ के लिए खाने का इंतजाम करने में व्यस्त हो गया। डोर बेल के बजने पर सुमित दरवाज़ा खोलने गया और सामने खड़ी किरण का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। किरण बैग लेकर बड़ी खुशी से कुछ बातें करते हुए अंदर आ रही थी कि डाइनिंग रूम के बराबर वाले कमरे में नज़र पड़ते ही उसके पैर जैसे जम गए और गुस्से से देखने लगी। माँ का दिल आने वाले तूफान के संकेत समझ रहा था। वह और अधिक सिकुड़कर बैठ गई। किरण पैर पटकती हुई सुमित के पीछे गई और बोली, सुमित तुम कहाँ गए थे और यह सब क्या है? तुम अपनी माँ को ले आए? वह सुमित से बोली, मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं। किरण की बात अधूरी रह गई कि डोर बेल फिर बज उठी। किरण को वहीं खड़ा छोड़कर सुमित दरवाज़ा खोलने चला गया। गुप्ता अंकल आइए, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। गुप्ता अंकल सुनकर किरण चौंक उठी। इन्हें सुमित ने क्यों बुलाया? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? हाँ सुमित बेटा बताओ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? सब ठीक ठाक है ना? गुप्ता जी ने बैठते हुए सुमित से पूछा। जी अंकल, अभी बताता हूँ, पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, कहकर सुमित पानी लेने चला गया। चाय नाश्ता करने के बाद सुमित माँ और किरण दोनों को वहाँ बुला लेता है। गुप्ता जी डर के भाव से पूछते हैं कि कहीं किरण और सुमित के मध्य तकरार इतनी अधिक तो नहीं बढ़ गई कि तलाक की नौबत आ गई। तो तभी किरण तपाक से बोल उठी, इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगी। इन दोनों को खून के आंसू न रुलाएं, तब देख लेना। किंतु सुमित ने शांत भाव से ही कहना शुरू किया, अंकल कुछ पेपर्स तैयार करवाने हैं। इसमें माँ की वसीयत के अनुसार माँ मुझे और अपनी बहू या मुझसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देगी। क्या सभी एक साथ चौंक गए। और उस संपत्ति में गांव की संपत्ति और यह घर भी शामिल है, और उसमें यह घोषणा भी अवश्य रहे कि आगे से उनका मुझसे कोई भी संबंध नहीं है। मैं कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। माँ को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सुमित ने कहना जारी रखा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है बेटा? इससे अच्छा तो मैं गांव में ही अच्छी थी। किरण तमक कर बोली, अब आंसू बहा रही हो? सारा किया धरा तुम्हारा ही है बेटी। मैं इस बुढ़ापे में संपत्ति का क्या करूंगी? मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए ही बिता दी बेटा। अब इस बुढ़ापे में मुझे खुद से दूर ना कर बेटा। माँ सुबकते हुए आंसू पोंछने लगी। सारी जिंदगी मेरे लिए बिता दी और मैं इस बुढ़ापे में भी आपको 2 रोटी और सम्मान का जीवन न दे पाऊँ तो मुझे आपकी खून पसीने की कमाई को लेने का कोई अधिकार नहीं है माँ। सुमित दुखी मन से कहता गया, मुझसे बड़ा अभागा कौन बेटा होगा माँ, जो अपनी माँ को प्रेम भी करता है और उससे बात भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार केवल लड़की ही प्रताड़ित होती है और सभी ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते हैं। मुझ जैसे मजबूर बेटे और तुम्हारी जैसी माँ के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। मेरे दुर्भाग्य की छाया तुम्हारे ऊपर ना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यह घोषणा कर दो कि तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं है। कहकर सुमित शांत हो गया। गुप्ता जी की अनुभवी नज़रें परिस्थिति को भांप चुकी थी। उन्होंने ठहराव के साथ कहना प्रारंभ किया, हम सुमित को संपत्ति से बेदखल तो कर ही देंगे, लेकिन इनका कोई न कोई वारिस तो नियुक्त करना ही पड़ेगा। जी अंकल, मैंने वह सब सोच समझ रखा है।
एक वृद्धा आश्रम इस घर में बनवाया जाएगा और माँ के रहने पर भी यह घर एक वृद्धा आश्रम रहेगा। और अंकल, मैं चाहता हूँ कि कागज आज या कल तक तैयार हो जाएं। सुमित ने किरण से कहा, चलो किरण, जो कुछ भी हमारी कमाई का है पैक कर लो। अगर मेरे साथ रहना चाहो तो, और अलग नहीं तो कोर्ट के रास्ते तो तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं तुम्हारा हर फैसला मानने को तैयार हूँ। और हाँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। किरण हैरान रह गई। उसे इस तरह से पासा पलटने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गुप्ता अंकल ने सुमित को सुझाव दिया कि 2-4 दिन सोच समझकर आपस में बातचीत कर कोई आपसी हल निकाला जाए तो बेहतर होगा। किरण ने झट से हामी भर दी, किंतु सुमित जल्दी से जल्दी पेपर तैयार करवाना चाहता था कि कहीं किरण कोई नई समस्या न खड़ी कर दे। किरण ना तो सास के साथ रहना चाहती थी और ना ही संपत्ति छोड़ना चाहती थी, और वास्तविकता यह भी थी कि मायके में माँ का तो हर अच्छी बुरी बात में पूरा समर्थन रहता था, किंतु भाभी के सामने किरण अपनी बात नीची नहीं करना चाहती थी। वो तो बस सुमित को डरा धमका कर राज करना चाहती थी। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था। बहुत सोचने के बाद भी किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुमित अपनी बात पर अडिग था। किरण सुमित के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऑफिस से सुमित नहीं, किसी का फ़ोन आया कि सुमित को हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल ले गए। सुनकर किरण घबरा गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ और भाई को फ़ोन किया, भैया, सुमित को अटैक आया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ और कुछ रुपए भी साथ ले आना। आशा के विपरीत भाई का जवाब आया, मैं पहुंचता हूं, लेकिन रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा। किरण से यह कहकर भाई ने फ़ोन रख दिया। किरण छली सी रह गई। अपनी माँ के और भाई के बीच झूठ बोलकर कुछ न कुछ करती रहती थी। कपड़े, छोटे मोटे सामान से लेकर रुपए पैसे तक भी उसने सुमित से आंख बचाकर उसको दिए। किरण ने क्रेडिट कार्ड रखा और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। सास को उसने कुछ भी नहीं बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। हॉस्पिटल में सुमित के स्टाफ के 2 लोग थे। वो सुमित को हॉस्पिटल लाए थे। उन्होंने बताया कि सुमित कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहता था और आज अचानक उसकी छाती में तेज़ दर्द उठा और वह बेहोश हो गया। अभी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, तभी किरण के माता पिता और भाई भी आ गए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बताया कि सुमित अभी खतरे से बाहर नहीं है, अभी कुछ इंतजाम करना होगा, सर्जरी भी करनी पड़ेगी। अब किरण के सामने रुपए का इंतजाम का संकट आ खड़ा हुआ। सुमित के अकाउंट में जो रुपए थे वह पर्याप्त नहीं थे। उधर भाई भाभी को इस बात का पता चल गया था कि सुमित को उसकी माँ ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। जब किरण ने भाई से कहा तो भाई कहने लगा, देखो किरण, पहले तुमने अपने ससुराल को अपना घर नहीं माना। पति के साथ प्यार और समझदारी से रहने के बजाय तुम उसे लगातार डराती रही, अपने घर में कलेश करती रही। अब अपनी भाभी को देखो, वह कितनी खुशी से सबके साथ रहती है। मम्मी पापा के साथ रहने से वो भी मना कर सकती है, लेकिन वह समझदार है। तुम्हें परिवार के मूल्य का नहीं पता। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ है, किंतु तुमने अपनी सास को बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब अगर सुमित को कुछ हो जाता है तो सास के साथ तो तुम रहने से रही, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। किरण, तुमने अपना घर तो बिगाड़ ही लिया, भाई की गृहस्थी की भी तुम्हारी नज़र में कोई मोल नहीं होगा। किरण शर्म से गड़ी जा रही थी। उसकी
आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसकी माँ भी बेटे के आगे कुछ नहीं बोल पाई। किरण के पास अब अपनी सास को सारी बात बताने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। उसने तुरंत अपनी सास को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर सुमित की माँ तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच गई और अपनी गांव वाली ज़मीन बेचकर सुमित के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए गांव जाने लगी। तभी सुमित हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आया। सुमित को सही सलामत देखकर सभी चौंक गए। किरण भागी भागी सुमित के पास आई और बोली, तुम्हारे ऑफिस से तो फ़ोन आया था और डॉक्टर भी बता रहे थे कि आपको हार्ट अटैक आया है और तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन तुमको देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सुमित बोला, ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम तुमने कर लिया? तुम्हारे भाई और माँ बाप ने दे दिए पैसे? किरण सुमित की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई और उसकी नज़रें नीची हो गईं। सुमित ने कहा, किरण देखो, मेरी माँ को अपने बेटे के लिए तुरंत अपने गांव की ज़मीन बेचने चल दी, जबकि उसे पता था कि मैं उसकी कोई सेवा नहीं करने वाला। और तुम्हारे घर वाले, जहाँ तुम ना जाने मेरे कितने पैसे दे चुकी हो, उन्होंने तो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। किरण, मैंने तुमको सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक किया था, शायद तुम सब समझ चुकी थी। किरण के समझ में सब कुछ आ चुका था और अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर सुमित से माफ़ी मांगने लगी। सुमित ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो माँ से मांगो। किरण ने तुरंत ही माँ के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सुमित की माँ ने तुरंत ही किरण को माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। किरण अब समझ चुकी थी कि अपना कौन है और पराया कौन है। अब वह अपने पति से अपनी सास को गांव में भेजने की ना तो जिद करती और ना ही कोई नाटक बनाती थी, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने अपनी सास के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी उसकी सास ने उसका पूरा साथ दिया। जब उन्हें अपने बेटे की तबीयत खराब के बारे में पता चला, तब उन्होंने आगा देखा ना पीछा तुरंत अपनी खेती बेचने के लिए तैयार हो गईं। अब किरण अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी और सुमित को भी अपनी माँ की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उसकी माँ अब उनके साथ ही शहर में रहने लगी थी। तो दोस्तों, सुमित ने अपनी पत्नी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।